बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, इस वीडियो में हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.14 को सॉल्व करेंगे। ये एक इंतहाई आसान यानी इजी एक्सरसाइज है, यानी इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को समझेंगे, वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये सारे क्वेश्चंस और इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे यूनियन किसे कहते हैं, कैसे फाइंड किया जाता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इसी तरह कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और कुछ टर्म्स होती हैं बेसिक सेट से रिलेटेड, वो हमें पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, फिर हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहले इन टर्म्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये 6 क्लास 7 क्लास इन क्लासेस में भी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी, आपने समझा होगा। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हैं तो आप जो है वो टाइम स्टैम्प पे जाके वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन पे ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी सजेशन यही है कि आप इसको दोबारा सुने, कोई ना कोई बात ऐसी आपको ज़रूर मिल जाएगी जो आपको मज़ीद जो है वो फ़ायदा देगी। यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज़ अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स। जो यूनियन होता है टू सेट्स का, वो एक सेट पर मुश्तमिल होता है। यानी यूनियन का मतलब ये है कि दो सेट्स को इकट्ठा कर देना। अगर टू सेट्स की बात की जाए यहाँ पे, तो दो सेट्स को इकट्ठा करना उसका यूनियन कहलाता है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल यू। ये यू से शो किया जाता है और इसको यूनियन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर हमारे पास टू सेट्स दिए गए हों, जैसे यहाँ ए और बी दिए हुए हैं, तो इस तरीके से लिखना है कि पहले ए यूनियन बी लिख के राइट साइड पे ए सेट लिखना है पहले, दरमियान में यूनियन का साइन, और फिर बी सेट लिखना है। ये स्टेप्स मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि बच्चे अक्सर ये चीज़ें स्किप कर देते हैं, तो ये यूनियन का साइन ज़रूर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे ये जो सेट है, ये जो सेट है, इसमें दोनों के दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ गए। लेकिन याद रखिएगा कि सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट हम 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। तो इसलिए अगर कोई एलिमेंट इस सेट में भी है और इस सेट में भी है तो हमने एक ही दफ़ा उसको लिखना है। तो इस तरीके से ये यूनियन ऑफ टू सेट्स हो गया। इसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है टकराव होना, ठीक है। तो इसी तरह द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। यानी इंटरसेक्शन भी एक सेट होता है जो कि उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, या उसमें वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं दैट आर कॉमन इन बोथ द सेट्स, जो कि दिए गए सेट्स में से कॉमन हो। कॉमन का मतलब एक जैसे हों, ठीक है ना, मिलते हों। एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ये रिवर्स यू लिख देना, यानी उल्टा यू लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई सेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखें, ये 2 हमारे पास इस वाई में भी मौजूद है सेट में, और 2 हमारे पास एक्स में भी मौजूद है। इसी तरह 4 हमारे पास एक्स सेट में भी मौजूद है और वाई सेट में भी मौजूद है। तो 2 और 4 ही इसका इंटरसेक्शन होगा। शॉर्टली बताएं तो 2 और 4 होगा। अगर इसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताना है तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू एक्स सेट लिखा जाएगा, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर वाई सेट, फिर नीचे इसके जो है वो हमने एलिमेंट्स लिख देने जो कि कॉमन होंगे इन दोनों सेट्स में से। इसके बाद अगली बात जो पता होनी चाहिए हमें, वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये भी, इसको गौर से सुनिएगा। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, अगर ए और बी हमारे पास कोई से 2 सेट्स हों, देन देयर डिफरेंस इज गिवन बाय ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए। यानी ए का बी के साथ डिफरेंस या बी का ए के साथ डिफरेंस। ए डिफरेंस बी मीन्स, अब यहाँ पे गौर करना है आपने कि ए डिफरेंस बी मीन्स द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट ऑफ ए के, विच आर नॉट इन बी, जो बी में नहीं है। यानी ए डिफरेंस बी का मतलब कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए में तो हों लेकिन बी में ना हो। इसी तरह बी डिफरेंस ए का मतलब ये होगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो बी में तो हों लेकिन ए में ना हो, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए ये याद रख लेना है कि जिस भी हमने सेट का डिफरेंस फाइंड करना है, यानी जिन 2 सेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले सेट में तो हों लेकिन दूसरे सेट में ना हो। वी कैन रिमेंबर में याद रखना है, ये याद रखने वाली बात ये है कि वी कैन राइट ए डिफरेंस बी एज ए स्लैश बी। ये इसे टेढ़ा सा स्लैश इसको पढ़ लेते हैं, ए डिफरेंस बी पढ़ते हैं इसको, फॉर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। स्लैश का साइन भी ऐसे ही होता है, फॉर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसके बाद है यूनिवर्सल सेट।
अब यूनिवर्सल सेट क्या, कौन सा सेट होता है? अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। मैं इसको आमतौर पे अपने बेटे बेटियों को ये समझाता हूँ कि भाई इसको दादा सेट कहते हैं। दादा मतलब क्योंकि फैमिली में वो सबसे बड़े होते हैं ना, सारे घर वाले, घर में जो फादर होते हैं, फादर या जो उनके ताया चचा, सारे उनके बेटे होते हैं, तो वो घर में सारे सबसे बड़े फैमिली मेंबर होते हैं। तो इसलिए जो यूनिवर्सल सेट है ये भी असल में जो दिए गए सेट्स होते हैं ना, इनमें सबसे बड़ा होता है। बड़ा इस सेंस में कि जो सेट्स दिए होते हैं उनके सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद होते हैं। तो अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन का मतलब कि जो सेट्स हमें दिए होते हैं क्वेश्चन में, वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होगा ना, क्योंकि हर सेट अपने आप के इक्वल होता है। इज डिनोटेड बाय द सिंबल यू, इसको यू से डिनोट किया जाता है। देखें यूनियन का साइन और ये साइन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल विद टू सेट्स ए एंड बी। ये ए और बी हमें सेट्स दे दिए गए हैं। यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला भी। The complement of a set A is defined as the set that contains the element present in the universal set। यानी complement of set का मतलब ये है कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो किसमें मौजूद हो, यूनिवर्सल सेट में, बट नॉट इन सेट A, और A सेट में ना हो। या मैं इसको कॉम्प्लीमेंट सेट को ये कहता हूं कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, जैसे इसको आसान आप समझ सकते हैं इस तरीके से, अगर हमने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको हम ए सी भी लिख सकते हैं और ए डैश भी लिख सकते हैं। ये इसकी नोटेशन है ये वाली, इसको डिनोट ऐसे करते हैं हम, ए सी से या ए कॉम्प्लीमेंट से। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू डिफरेंस ए। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो हम लिखेंगे यू डिफरेंस बी। ठीक है, इसी तरह अगर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यू डिफरेंस ए, बी का करना है तो यू डिफरेंस बी, यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यू डिफरेंस यू आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस भी किसी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसका यू से डिफरेंस फाइंड कर लेना है। और डिफरेंस क्या होता है कि पहले सेट में मौजूद एलिमेंट्स लिखने होते हैं और दूसरे सेट में जो ना हो। जैसे यू डिफरेंस ए का मतलब वो एलिमेंट्स जो यू में है लेकिन ए में नहीं है, यानी वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट है तो बी में नहीं है। तो जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो उस सेट में नहीं है। ठीक है जी, मजीद जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा बात ये क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें जस्ट आपने स्टेटमेंट्स को याद कर लेना है। याद करने का भी बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है इसको। ठीक है, ये ब्रैकेट है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है तो ब्रैकेट के बाहर यूनियन आ जाएगा। ये दो ही इसके लॉ हैं डी मॉर्गन के, ये हमने प्रूव भी करने हैं। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है तो हम उसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये बात क्लियर इंशाल्लाह ज्यादा हो जाएगी। यहाँ एग्जाम्पल को नहीं सॉल्व करेंगे अभी। आगे बढ़ते हैं, आगे है वेन डायग्राम। इसको क्या पढ़ते हैं? वेन डायग्राम। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इंग्लिश एक लॉजिशियन था जिसका नाम था जॉन वेन। ठीक है, उसने सबसे पहले वेन डायग्राम को जो है इस्तेमाल किया था सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं इसको भी रीड कर देता हूँ, लेकिन जो मैंने डेफिनेशन याद की हुई है अपने स्टूडेंट लाइफ में तो वो मुझे ज़्यादा इजी लगती है, वो आज तक मुझे कभी नहीं भूली। तो इसलिए मैं अपने बेटे बेटियों को वही डेफिनेशन याद करवाता हूँ। अगर आपको ये डेफिनेशन बेहतर लगे तो आप ये भी कर सकते हैं। अ वेन डायग्राम इज एन इलस्ट्रेशन। असल में ये एक इलस्ट्रेशन है, यानी एक इजहार है दैट यूजेस सर्कल, जिसमें हम सर्कल्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी दायरों को इस्तेमाल करते हैं, और ओवल्स को यानी बेज़वी शक्ल के जो शेप्स होती हैं ना उनको, जैसे अंडा होता है उस तरह की शक्लों को इस्तेमाल करते हैं टू शो द रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात को जाहिर करने के लिए। किसके रिलेशनशिप को? अमंग द सेट्स के, यानी सेट्स के आपस में जो ताल्लुकात होते हैं उनको शो करने के लिए हम या तो सर्कल्स इस्तेमाल करते हैं या ओवल्स इस्तेमाल करते हैं। इन अ पर्सपेक्टिव वे, एक पर्सपेक्टिव में, एक खास तरीके से। अच्छा जी, अब जो मैं डेफिनेशन आमतौर पे बेटे बेटियों को लिखवाता हूं वो ये है कि अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
ठीक है। अब पिक्टोरियल यानी एक तस्वीरी रिप्रेजेंटेशन, उसका बयान, उसका इजहार, उसको जाहिर करना इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो ये डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूं। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे कुछ उन्होंने बताया है हमें कि कैसे हमने वेन डायग्राम को शो करना है। ये बेसिक्स हैं इसकी वेन डायग्राम की। ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है ना, जो फिगर में शो किया गया है, कहता है कि ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है। यानी ये जो हमारे पास एक मुस्ततील है, ये वाली नीले रंग वाली, ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर कर रही है। ये जो दायरा है ये किसी भी एक सेट को जाहिर कर रहा है ये। ठीक है, अभी ये जो उन्होंने इसको कलर किया हुआ है ये किसको शो कर रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, इसको मैं मजीद नहीं एक्सप्लेन करता क्योंकि इस एक्सरसाइज में इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स की बात करते हैं अब हम। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि डिसजॉइंट का मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, उसको डिसजॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो टू सेट्स विल बी डिसजॉइंट इफ देयर विल बी नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन द सेट्स। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स, ऐसे सेट्स ओवरलैपिंग कहलाते हैं जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है, इसी तरह सबसेट ऑफ अ सेट, सबसेट की भी डेफिनेशन हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ी हुई, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा ये वाली। इसके बाद है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स और कुछ लॉज हैं जैसे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेट का मतलब होता है जगह का बदल जाना। जैसे यहाँ पे देखें ये ए यूनियन बी लिखा है तो यहाँ बी यूनियन ए लिख दिया, यानी जहाँ ए लिखा वहाँ बी लिख दिया, जहाँ बी था वहाँ ए, तो इसको कहते हैं कम्यूटेट होना। ये यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ है क्योंकि इसमें यूनियन आया है। ये है इंटरसेक्शन का लॉ। कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये लॉज आपने याद कर लेने हैं, ये वाले इसकी स्टेटमेंट, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ये होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है। क्योंकि क्वेश्चन अक्सर बाज दफा ये पूछ लिया जाता है, आपको ए बी सी सेट्स दे दिए जाएंगे या ए बी सेट दे दिए जाएंगे, तो आपको कहा रहेगा कि प्रूव कम्यूटेटिव लॉ, प्रूव कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन या प्रूव कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, बस यही कह दिया रहेगा। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के जो कम्यूटेटिव लॉज हैं वो हमने प्रूव करने हैं। ये स्टेटमेंट्स हमें खुद याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये इसके भी टू लॉज हैं। ये देखें, एक ये वाला, ये है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। ठीक है, एसोसिएट का मतलब पहले बी और सी को वो एसोसिएट कर रहे हैं और राइट साइड पे ए और बी को एसोसिएट किया उन्होंने। ठीक है, इसके बाद जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे भी ये इंटरसेक्शन का लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसी तरह पहले बी और सी को एसोसिएट किया, राइट साइड पे ए और बी को एसोसिएट कर दिया उन्होंने। तो ये भी लॉज याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये। अब ये दो लॉ हैं डिस्ट्रीब्यूशन के भी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये देखें, यहाँ यूनियन होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन आ रहा है। ये देखें, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन बी हो जाएगा, फिर ए यूनियन सी हो जाएगा यहाँ पे, ये देखें, और ये इंटरसेक्शन का साइन इनके दरमियान में। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ऐसा होता है तकसीम हो जाना, यानी ए दोनों के साथ आ रहा है, ए बी के साथ भी और ए सी के साथ भी, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। क्योंकि ए अब दोनों में डिवाइड हो गया, बी में भी और सी में भी, यानी ए के साथ भी ए जो है वो बी के साथ भी आया और सी के साथ भी। इसी तरह नेक्स्ट जो लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यूनियन आ गया। तो बाज दफा ये एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है ये कि ये आइडेंटिफाई करें ये कौन सा लॉ यूज हुआ है। तो इसलिए ये लॉज आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, समझ होनी चाहिए आप लोगों को ये। अब क्योंकि हमने बेसिक चीजें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें कहा गया है कि वेरीफाई। जब भी कभी आपको कहा जाएगा किसी क्वेश्चन के बारे में कि वेरीफाई, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। तो एक जो क्वेश्चन है उसमें हम यूनियन वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं, एक में इंटरसेक्शन वाला। अब यहाँ पे जो ए पार्ट दिया हुआ है उसके लिए वो कहता है कि ए के लिए भी यूज करें, यानी ये वाला भी और ये वाला भी दोनों करने पड़ेंगे सॉल्व। लेकिन मैं एक ए के लिए कर लूंगा और एक बी के लिए। ठीक हो गया? तो पहले हम कर लेते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यहां लिख लेते हैं हम पहले वाला पार्ट ही लिख लेते हैं जी। इसका ए
ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब देखें इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास ए यूनियन बी लिखा है और राइट हैंड साइड पे लिखा है बी यूनियन ए। तो पहले हम ले लेते हैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। मैं नीचे फिर यहाँ पे लिखूंगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ये स्टेप्स आपने गौर से देखने हैं। पहले ए सेट लिखेंगे जो कि है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। फिर आ जाएगा यहाँ पे यूनियन बी सेट लिखेंगे अब 7 8 9 7 8 9 10 11 एंड 12। अब यहाँ पे इससे नीचे वाले स्टेप में हम इनका यूनियन राइट कर देते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा देखें ये 1 2 3 10 तक ऐसे काउंटिंग है ये, यानी ये नेचुरल नंबर्स हैं 10 तक। उसके बाद ये 7 से स्टार्ट हो रहा है ये, और 7 से आगे चलता है ये 12 तक। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, और क्योंकि 10 पे ख़त्म नहीं हो रहा, 10 के बाद ये 11 और 12 भी हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 11 12। अब ये कंप्लीट इसका आंसर होगा, यानी ए यूनियन बी आ गया ये। तो इस तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाती है। अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए, तो यहां हम लिखेंगे बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। पहले लिखना है हमने बी सेट, बी सेट क्या है अब 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। और यूनियन ए सेट क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। अब ये बी यूनियन ए फाइंड कर लेना हमने यहां से। यहां फिर लिखेंगे बी यूनियन ए, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। देखें अब हमने लिखना है इसको ऑर्डर के हिसाब से ही है, 7 8 9 पहले नहीं लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे फिर लिखना है इसको। तो यह रहेगा 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 11 12। अगर गौर करें हम लोग तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है वही राइट हैंड साइड का आंसर आया, तो इसका मतलब हमने इसको वेरीफाई कर लिया इस वक्त। सो हम लिखेंगे सो प्रूव्ड, सो प्रूव्ड। क्या लिखना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इस तरीके से हमारा ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये सॉल्व होगा ए के लिए, यानी यूनियन वाले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हमने अभी प्रूव किया है ये। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव करना है, लेकिन वो हम सेकंड पार्ट के लिए अभी उसको प्रूव करेंगे जी। बी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं अभी, यानी इसका जो बी लॉ है यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, और बी सेकंड वाले पार्ट के लिए हम इसकी जो वैल्यूज हैं वो लेंगे। वो है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो यहां ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसकी पहले स्टेप्स वही होंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यहां लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखें ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 15, नेचुरल नंबर्स हैं ये 15 तक। और इंटरसेक्शन का साइन यहां पे बी लिखेंगे, बी क्या है 6 8 10 अप टू सो ऑन 20, यानी ये इवन नंबर्स हैं अप टू 20 और पॉजिटिव हैं ये वाले। अब देखें इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन एलिमेंट्स। अब देखें यहाँ पे 1 से 15 तक नेचुरल नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर्स हैं, और जो इस वाले सेट में है 6 8 10 यानी इवन नंबर्स हैं। तो हम इवन को लिख सकते हैं, ऑड को नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों में मौजूद होना नंबर्स का ज़रूरी है। तो एक तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा और 14 आ जाएगा। बस ये वाले एलिमेंट्स होंगे
जो कि इस सेट में भी मौजूद होंगे और इसमें भी होंगे, इसलिए यही इसका इंटरसेक्शन आएगा। अब बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कर लेते हैं, यहां पे नीचे लिख लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए। सॉरी, इसके लिए मैं पहले ये लिखना बेहतर समझता हूं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने बी इंटरसेक्शन ए ये फाइंड करना है, तो यहां लिख लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए। बी सेट क्या है हमारे पास, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन 20। इंटरसेक्शन ए सेट क्या है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 15। जी, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अब राइट करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, अब इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स, तो इसमें भी कॉमन क्या आएंगे, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अगर हम गौर करें यहां पे, तो जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है वही बी इंटरसेक्शन ए का है। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया ये, यहां लिख लेते हैं सो प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है जिसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करना था वो भी हो गया। सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस वो हमने सेकेंड पार्ट वाली वैल्यूज को लिया है और सॉल्व किया हमने बी पार्ट को, जो कि है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। मुझे उम्मीद है ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपकी कन्फ्यूजन किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि वेरीफाई किसको करना है, एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ये हमारे पास है जो एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। इसमें वाई और जी को एसोसिएट किया है, राइट साइड पे एक्स और वाई को एसोसिएट किया, तो ये एसोसिएटिव लॉ है, इसको हमने प्रूव करना है। हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इसमें, तो ऐसा करेंगे कि रैंडमली इस वाले के लिए पहला सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले के लिए थर्ड सॉल्व कर लेंगे या फोर्थ कर लेंगे। तो अभी हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए पार्ट ले लेते हैं जी अभी, जो कि है एक्स यूनियन इनटू वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है। इससे पहले सेट्स भी लिखने होते हैं, एक्स वाई और जी, जैसे ये वाले लिखे हुए हैं, वो मैंने इसलिए नहीं लिखे, यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। यानी ये वाला लिखने से पहले आप ऊपर पहले एक्स वाई और जी की वैल्यूज लिखिएगा, फिर नीचे ये वाला ला लिखिएगा, ये जो ये वाला ए पार्ट लिखा है वो लिख लीजिएगा। अच्छा जी, अब इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी, ठीक है। तो ये आ रहेगा हमारे पास, यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी। अब क्योंकि आपकी बुक में एग्जाम्पल में ऐसे किया हुआ है तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। हालांकि इससे पहले जो है, जो मैंने समझा है अपने टीचर से, वो थोड़ा सा अलग है, यानी अलग अलग स्टेप्स में इसको सॉल्व करते थे, लेकिन अब एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर दिया जाता है। पहले हमने लिखना है एक्स सेट, एक्स क्या है पहले के लिए ए बी सी डी, तो यहाँ लिखते हैं हम ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है जी। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, यूनियन के बाद यहाँ यूनियन लिखेंगे और यहाँ फिर एक ब्रैकेट डाल देंगे पहले, क्योंकि पहले हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाला, ठीक है। बोर्ड मैथ्स रूल में भी आपने पढ़ा होगा 5 क्लास में कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में वाई यूनियन जी है, तो वाई क्या है, बी डी सी एफ, यहाँ ब्रैकेट राइट करेंगे, बी डी फिर आ जाएगा सी कॉमा फिर आ जाएगा एफ, ठीक है जी। और यहाँ पे है यूनियन और जी है हमारे पास सी एफ जी एच, सी एफ जी एच। ये ब्रैकेट में ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाले जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं दोनों सेट्स, पहले इनको सॉल्व करेंगे। ये वाली साइड वैसे ही आ जाएगी लेफ्ट पे, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ये वाला सेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये आ गया यूनियन। यहाँ आप ब्रैकेट लिखेंगे ये वाली बी और उसके बाद सी, ये आ गया बी फिर आ गया सी, उसके बाद आ जाएगा डी,
डी के बाद एफ, इसके बाद जी, इसके बाद आ रहेगा एच। ठीक है जी, ये यूनियन आ गया इन दोनों सेट्स का। इसके बाद देखें इनका फिर यूनियन फाइंड करना है, तो मतलब हम लिखेंगे अब ए, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे डी, उसके बाद लिखेंगे एफ, फिर लिखेंगे जी और आ जाएगा एच। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो गई है इस वाले ए पार्ट की। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। अब चाहें तो इसको 1 और 2 भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला जो रिजल्ट है इसको 1 लिख लें, लास्ट में हम इसको लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फिर ये वाला आंसर राइट कर देंगे। एक ये भी तरीका है इसको लिखने का। तो राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट में, और फिर इनका यूनियन लेना है जी के साथ। ठीक है जी, अब लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये देखें यहाँ पे एक्स वाई और जी हमारे पास हैं, इसी तरह हमने यहाँ पे लिख लेना है यहीं से देख के इसको। यह आएगा एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू, पहले एक्स और वाई को हमने ब्रैकेट में लिखना है, तो एक्स है हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी, यह रहेगा ब्रैकेट में, यहाँ भी ब्रैकेट आएगी ये वाली, यूनियन वाई लिखेंगे अब जो कि है बी डी सी और एफ, ये भी ब्रैकेट में आ रहेगा, और यहाँ लिखेंगे यूनियन जी, और जी क्या है हमारे पास सी एफ जी एच, सी एफ जी एच। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, पहले इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो ये आ रहेगा हमारे पास मैंने बी लिख दिया है, ए बी, और फिर आ रहेगा सी, फिर आ रहेगा डी, और फिर आ रहेगा एफ। इसका यूनियन हमने फाइंड करना है जी, इसके साथ लेना यूनियन सी एफ जी एच के साथ, सी एफ जी एच। ये आ गया फिर नेक्स्ट स्टेप में ए बी सी डी एफ जी एच। ठीक है, इसको रिजल्ट हम 2 लिख देते हैं। अगर हम रिजल्ट 1 और 2 को देखें, ये ए बी सी डी एफ जी एच है, ये भी ए बी सी डी एफ जी एच है, तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी ये है रिजल्ट 1 एंड 2, 1 एंड 2। रिजल्ट 1 एंड 2 से हमने क्या प्रूव कर लिया वो यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन था वो वैसे का वैसे ही हमने यहाँ पे राइट कर देना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ठीक है जी, और राइट साइड पे क्या था, एक्स यूनियन वाई, और ये आ जाएगा हमारे पास यूनियन जी। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है, और ऐसे ही जितने भी पार्ट्स हैं बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं, चाहे वो ए वाला पार्ट हो चाहे वो बी वाला पार्ट हो, कोई भी हो। नेक्स्ट जो है वो बी वाला जो पार्ट दिया गया है, यानी बी वाला जो लॉ दिया गया है, इसको हमने प्रूव करना है, सारे पार्ट्स के लिए करना है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 4th वाले जो पार्ट है उसके लिए इसको प्रूव करूँगा। पहले जो ए वाला पार्ट है, ए वाला जो लॉ है उसको सभी के लिए प्रूव कर लें, फिर इसी तरह बी वाले को सभी के लिए प्रूव करना है, यानी ये 8 क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। अच्छा जी, अब हम बी वाला सॉल्व कर लेते हैं लॉ, एसोसिएटिव लॉ है ये वाला, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। जी, अब इसमें x की वैल्यू हमारे पास है y की z की, जो ये वाली 4th वाले पार्ट के लिए है ना, इसके लिए हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं इसकी, वो है x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z। सॉल्व कर लेते हैं इसको, वो कुछ ऐसे होगा, x इंटरसेक्शन
इंटू वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 14, यानी नेचुरल नंबर्स है अप टू 14। फिर इसके बाद आ जाएगा इंटरसेक्शन और फिर ये ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है हमने यहाँ पे। यहाँ आ जाएगा वाई सेट जो कि है 6 8 10, इवन नंबर्स हैं फ्रॉम 6 to 20, और इंटरसेक्शन है इसका z के साथ जो कि 1 3 5 7 5 7 जी। ये आ रहेगा हमारे पास x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, ये वैसे ही आ रहेगा इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? 6 8 10 से 20 ये इवन नंबर्स हैं और 1 3 5 7 ये ऑड है। इवन और ऑड में कोई कॉमन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, इसी तरह x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z ये इक्वल आ जाएगा इन दोनों में कोई कॉमन, ये एम्प्टी है तो इसमें एम्प्टी ही कॉमन होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो x सेट लिखेंगे यहाँ पे दोबारा, बल्कि यही लिख लेते हैं पहले, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास, अब ब्रैकेट में आएगा x और y। x है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 14, इंटरसेक्शन y है हमारे पास 6 8 10 अप टू सो ऑन 20, और ये इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों का z के साथ जो कि है 1 3 5 और 7 जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये आ रहेगा हमारे पास, अब इन दोनों में से कॉमन लेने हैं एलिमेंट्स। ये है 1 से लेकर 14 तक सारे के सारे नेचुरल नंबर, ये है इवन नंबर 6 से 20 तक, तो कॉमन आएंगे 6 से स्टार्ट होंगे, 6 8 10 12 क्योंकि ये इवन नंबर है, 12 के बाद आ रहेगा 14 क्योंकि 14 तक ही ये वाले एलिमेंट्स हैं। इस तरह इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है फिर इस सेट के साथ 1 3 5 7 के साथ। ठीक है जी, तो इसका इंटरसेक्शन अगर देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा, कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा एलिमेंट, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड का। ये इसके लेफ्ट पे ये लिख देते हैं x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अगर चाहें तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट नंबर 1 और ये है रिजल्ट 2, तो लास्ट में लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, यहाँ लिख देते हैं अभी हम फ्रॉम 1 and 2, यहाँ लिख देंगे फिर अब हम x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ये इक्वल है, प्रूफ किया हमने x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z के। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है, और जितने भी बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, यूनियन वाले भी मैंने आपको बता दिया, जो इसका फर्स्ट वाला ए पार्ट था, इस तरीके से यूनियन वाले आपने सारे के सारे पार्ट सॉल्व कर लेने हैं। और इंटरसेक्शन के लिए आपने ये जो सेकंड वाला पार्ट मैंने आपको समझाया अभी, यानी बी वाला लॉ समझाया,
उसी के अकॉर्डिंग आपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये देखें, पहले यूनियन है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन है, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर एडिशन। तो ए का यूनियन बी के साथ, फिर ए का यूनियन सी के साथ लेना है हमने, ठीक है। इन लॉज को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी इसको याद रखने में। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं, मैं दोबारा क्वेश्चन को नहीं लिख रहा यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड चूज की यहाँ पे हमने, विच इज ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। सो ये आ रहेगा हमारे पास ए सेट है ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है जी। यूनियन, फिर ब्रैकेट डालेंगे और फिर ये करली ब्रैकेट, और आ जाएगी फिर ये बी इंटरसेक्शन सी, बी है बी डी एफ, और यहाँ आ रहेगा हमारे पास अब इंटरसेक्शन, यहाँ आ रहेगा सी, ए एफ और सी, ठीक है जी। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं अभी, ए बी सी यूनियन, ये ब्रैकेट, ये आ रहेगा ए बी सी डी और एफ, ठीक है। ये एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इंटरसेक्शन है, मैंने यूनियन कर दिया उसका, सॉरी। इसको लिखेंगे हम, इंटरसेक्ट का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। तो ए बी नहीं है, इसके बाद एफ बी नहीं, एफ है बिल्कुल है, सी नहीं है, तो सिर्फ एफ लिखेंगे यहाँ पे हम, ये एफ आ जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें, यूनियन लिखना है तो अब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, ए बी सी एंड एफ, ठीक है जी। ऐसे हमारी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सॉल्व हो चुकी है ये। अब राइट हैंड साइड को ले लेते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है जी हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये एक स्टेप में लिखेंगे। एक सेट क्या है हमारे पास, ए बी सी, यूनियन बी लिखेंगे हम, बी है बी डी एफ, इधर आ जाएगी ब्रैकेट क्लोज, फिर आ जाएगा इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर करली ब्रैकेट, और अब आएगा ए यूनियन सी। ए क्या है हमारे पास, ए बी सी, ए यूनियन सी, सी क्या है, ए एफ सी, इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखें, इन दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी सी डी एंड एफ, इंटरसेक्शन, ये आ रहेगा हमारे पास अब यूनियन ए बी, फिर आ रहेगा सी, फिर आ रहेगा एफ, ए बी सी एफ, इस तरह ये ब्रैकेट राइट कर देंगे। ये आउट ऑफ फ्रेम चला गया, माजरत चाहता हूँ इसके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, इसको लिखेंगे अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन दोनों का। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, तो ये आ रहेगा ए बी और सी, उसके बाद आ रहेगा एफ, ये एलिमेंट्स इसके कॉमन होंगे। और अगर हम देखें, इसको रिजल्ट 1 लिख देते हैं, ये वाला, ये रिजल्ट 1 आ गया, और ये वाला जो है इसको रिजल्ट 2 लिख लेते हैं। 1 और 2 जो रिजल्ट्स हैं क्या सेम है, ये ए बी सी एफ। अब रिजल्ट्स क्योंकि सेम है तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, लास्ट पे लिख लेते हैं जी, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड
एंड 2। इसका मतलब रिजल्ट 1 और 2 से क्या लिख देना है अब हमने, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो वैसे की वैसे ही हमने लिख देनी यहाँ पे नीचे। उसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखा और राइट हैंड साइड पे ये लिखना है, इसको भी ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। जी देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने ये लिख देना है फिर, ठीक है। यहाँ पे इक्वल लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड ये, दोनों का आंसर सेम है। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे चेक करवाऊँ, दोबारा यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ कंपैरिजन के लिए, तो गौर करें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों के दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेम है, सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस है। और बल्कि 4 वाला क्वेश्चन 3 से ज़्यादा इजी है ये, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत कम हैं और डिजिट्स हैं। इसलिए आपने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ कर लेना है पहले, और वैसे ही सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था। इसी तरह फिर राइट हैंड साइड को ले लेना है, तो राइट हैंड साइड को भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया। अगर कहीं किसी जगह पे किसी स्टेप में आपको समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ़। डी मॉर्गन्स लॉज को हमने वेरीफाई करना है, जबकि हमें यू दिया है n के इक्वल। मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ। n होता है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अप टू सो ऑन का मतलब कि ये ख़त्म ही नहीं होगा। इसी तरह ए सेट जो है इसको लिखेंगे हम, एम्प्टी सेट है ये, एम्प्टी सेट को ऐसे मैं राइट कर देता हूँ। बी जो है ये प्राइम नंबर है, तो इसको लिखेंगे हम 1 बी जो है वो प्राइम नंबर है, इसको हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन, यानी सारे के सारे प्राइम नंबर्स का सेट। अब हमारे पास जो डी मॉर्गन्स लॉज हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि फर्स्ट वाला लॉ उसको लिखेंगे हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। इसी तरह जो सेकेंड लॉ होता है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब इनमें से इसी को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये जो लेफ्ट साइड पे है, यानी फर्स्ट वाला लॉ, सेकंड वाला आप खुद कर लीजिएगा। जी फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के लिए पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, जो कि है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड भी राइट कर देता हूँ। तो इसमें हमने पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से, ए सेट है एम्प्टी सेट, यूनियन बी सेट है प्राइम नंबर्स जो कि है 2 3 5, बस यहाँ तक की लिख देता हूँ 3 एलिमेंट्स इसके। तो यहाँ आ गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन है तो यूनियन में यही वाला आ जाएगा, यानी प्राइम नंबर्स 2 3 5 अप टू सो ऑन। अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसको फिर लिखेंगे यू डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी जिस बी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है यू से उसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यू सेट क्या है हमारे पास, ए 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी ये है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इसमें आ जाएगा डिफरेंस ए यूनियन बी क्या है 2 3 5 अप टू सो ऑन।
अच्छा जी, अब डिफरेंस है ये, तो डिफरेंस का मतलब ये है वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं है, यानी प्राइम नंबर छोड़ के ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये आ रहेगा हमारे पास 1 3, 3 नहीं आएगा सॉरी यहाँ पे, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। 1 के बाद आ रहेगा यहाँ पे हमारे पास 4, फिर आ रहेगा 6, फिर आ रहेगा 8। इसी तरह जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो यहाँ पे सारे आ रहेंगे। अच्छा, अगर इसी को आप लोग ऐसे करना चाहें, यानी ये ना लिखें इसको टेबुलर फॉर्म में, सेट्स की फॉर्म में, तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे, मैं वो भी सॉल्व कर देता हूँ कि ये हमारे पास है ए यूनियन बी फाइंड करना है पहले, तो ए सेट है हमारे पास एम्प्टी सेट, यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखा, यूनियन ये हमारे पास है 2 3 5 7, ये है प्राइम नंबर्स। जब एम्प्टी सेट का प्राइम नंबर के साथ यूनियन लिया तो यहाँ पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टली बहुत शॉर्ट हो जाएगा ये वाला, तो क्योंकि यहाँ टेबुलर फॉर्म में लिखने से बच्चों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती है, इसलिए ये ज़्यादा तरीका समझाया रहता है, लेकिन ऐसे भी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन आप लोगों का। अच्छा जी, अब देखें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जब आपने लिख लिया तो ये 1 2 3 4 ये कौन सा सेट है हमारे पास, यू डिफरेंस, ये आ रहेगा पी, तो यू डिफरेंस पी ही हमारे पास यहाँ पे आ रहेगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर ये आ रहेगा, ठीक है, या ये 1 4 6 8 अप टू सो वन, यानी यू डिफरेंस पी, वो सारे के सारे यू के एलिमेंट्स जो कि पी में नहीं हैं, यानी पी वाले नहीं हैं, पी के अलावा बाकी सारे यू वाले सेट, यू वाले एलिमेंट्स। अच्छा जी, अब हमने कर लेना इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने फाइंड कर लेना है ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू डिफरेंस ए। यू हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी नेचुरल नंबर है, और डिफरेंस ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट लिख देते हैं, ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया इसको। यहाँ पे आंसर क्या आ रहेगा, यू ही हमारे पास आंसर आ रहेगा यहाँ, ठीक है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। यानी इसका आंसर क्या आ गया, नेचुरल नंबर्स आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरह अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल आ रहेगा यू डिफरेंस बी के, ठीक है जी। यू हमारे पास किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर्स के, यहाँ नेचुरल नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। डिफरेंस यहाँ बी आ रहेगा, बी प्राइम नंबर्स के इक्वल है, तो वो आ जाएंगे 2 3 5 अप टू सो ऑन। यहाँ लिख लेंगे इसमें वो एलिमेंट्स जो इसमें हैं लेकिन इसमें नहीं हैं, तो ये लिखा जाएगा फिर अब हमारे पास 1 4 6 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, यहाँ पे इधर भी बी कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, और यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, यहाँ भी ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था हमारे पास 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर्स, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था हमारे पास 1 4 6 अप टू सो ऑन। तो ये आ रहेगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये कॉम्प्लीमेंट इनमें कॉमन क्या है 1 4 6 अप टू सो ऑन, यानी यही वाले एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, ठीक है, ये वाला जो सेट है। और इसको हम रिजल्ट 2 लिख लेते हैं, रिजल्ट 1 हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ये रिजल्ट 2 हो जाएगा, और रिजल्ट 1 इसको लिखा हुआ है ऑलरेडी 1 4 6 8 है, और रिजल्ट 2 भी 1 4 6 8 है। तो इसका मतलब ये है फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव प्रूव्ड, फ्रॉम 1 एंड 2 यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, इस तरह ये वाला क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अच्छा, जो राइट हैंड साइड है इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम बगैर टेबुलर फॉर्म में लिखे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले फाइंड किया, यू डिफरेंस ए हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, बल्कि यू हमारे पास नेचुरल नंबर है, ए एम्प्टी है, तो यह रहेगा यू डिफरेंस एम्प्टी सेट। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये यू डिफरेंस एम्प्टी सेट का मतलब आंसर आ गया हमारे पास यू के इक्वल, ए कॉम्प्लीमेंट यू के इक्वल आ रहेगा। ठीक हो गया। इसी तरह यू डिफरेंस बी फाइंड किया फिर यहाँ पे, तो यू डिफरेंस बी प्राइम नंबर था तो यू डिफरेंस पी आ गया, और इसका आंसर भी हमारे पास यू डिफरेंस पी ही आएगा। अब जब इंटरसेक्शन फाइंड किया इन दोनों का, यू डिफरेंस पी और यू का और यू डिफरेंस पी का, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ यू इंटरसेक्शन यू डिफरेंस पी, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा यू डिफरेंस पी। ठीक है जी, यू डिफरेंस पी ही इसका आंसर आएगा फिर। ठीक है, और यू डिफरेंस पी ही हमारे पास रिजल्ट 1 है, ये देखें यहाँ पे यू डिफरेंस पी और ये भी यू डिफरेंस पी। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ये टेबुलर फॉर्म में लिखने की बजाय ऐसे भी आप लोग इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो डी मॉर्गन से लॉज हैं, दोनों लॉज को ऐसे ही प्रूव किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन जो है वो 9th क्लास में भी है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, ये वाला, और इम्पोर्टेंट भी समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, समझने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज इस क्वेश्चन पे ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछिएगा, मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।